वन टू थ्री स्टार्ट। सभापति महोदय, आज तो दुनिया में मंडी व्यवस्था पर आधारित व्यावहारिकता का ही बोलबाला होता नजर आ रहा है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यही हमारे लिए अस्थायी सर्वकष्टहारी समाधान है। मंडी व्यवस्था की अपनी ही एक प्रक्रिया होती है जिसमें रचनात्मकता, कुशलता, अध्यवसाय और उद्यम के लिए पुरस्कार मिलता है। तथापि कुछ समय बाद इस समाधान में अपनी बुराइयां पैदा हो जाती है। हमने भारत में इस पर काफी सोच विचार किया है और इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है, जिसको हमने मार्केट प्लस की संज्ञा दी है। हमने विचार में यदि सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के उद्देश्य को सामने रखा जाए तो मंडी व्यवस्था की शक्तियां एक स्थिर और अस्थायी विकास तथा समृद्ध और मानवीय समाज के निर्माण को बढ़ावा देती है। विकासशील देशों के परस्पर सहयोग के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देने हों तो भारत ने कुल 44 देशों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के समझौते किए हैं। इनमें से 34 गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश हैं। भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अलग से गुट निरपेक्ष आंदोलन के 21 देशों सहित कुल 31 देशों की समकक्ष संस्थाओं से द्विपक्षीय वैज्ञानिक करार किए हैं। इसी तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन के 10 सदस्यों सहित कुल 19 देशों से आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते किए गए हैं। हम ऐसे सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि गुट निरपेक्ष देशों के भीतर उपलब्ध प्रतिभा का लाभ हमारे अपने हित में उठाया जा सके। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पेटेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक योजना शुरू की है, जिसमें देसी आविष्कारों की सुरक्षा की जाएगी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से जो राजस्व मिलेगा उसके शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान पर निवेश करने से हमें अधिकतम लाभ होगा। यह एक उदाहरण है कि हम किस तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरों से मिलने वाली चीजों पर आश्रित नहीं रहेंगे। हम परिवर्तन का स्वागत करते हैं, परंतु जैसा कि हमारे अपने जीवन में होता है उसी तरह राष्ट्रों के जीवन में आने वाला परिवर्तन भी ऐसा होना चाहिए जो हमें न्यूनतम कष्ट देकर आगे ले जाने वाला हो, क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ कष्ट अवश्य होता है। धैर्य शक्ति और सम्मेलन के मामले में हर समाज अलग अलग हो सकता है। इस परिवर्तन की प्रबंध व्यवस्था पर ही परिणाम निर्भर करता है। सभापति महोदय, विश्व अभी भी सोमालिया, रवांडा, बोस्निया का मतलब समझने की चेष्टा कर रहा है। इस बात का पता लगाने की चेष्टा कर रहा है कि
ऐसी हिंसा क्यों शुरू हुई। इसलिए उसे समझ लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं यदि अपवाद की जगह नियम बन गई तो विश्व का अस्तित्व नहीं रहेगा। हमें क्रमिक विकास के लिए उसी तरह समय या वक्त मिलना चाहिए जैसा कि विकसित देशों को क्रमिक विकास के लिए मिला। बाहरी और न आत्मसात हो सकने वाली प्रणालियां विकासशील समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर एकाएक नहीं थोपी जा सकती, विशेषकर जब स्वयं ये नए मॉडल भी पूर्ण नहीं हैं और तत्काल उनको परिवर्तित किया जाना है या उनकी वास्तव में आवश्यकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समूची मानवता को ही शांतिपूर्ण, सार्थक सह अस्तित्व वाले और समग्र भविष्य के लिए बिल्कुल नए मॉडलों की आवश्यकता है। अब से कुछ ही दिनों बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 वर्ष पूर्ण होने का समारोह मनाएंगे। यद्यपि काफी कुछ अच्छा काम हुआ है, तथापि हम उन समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते जिन पर इस संस्था के बारे में अब भी राजनयिक विवाद चल रहे हैं। यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन सत्य और न्याय के लिए काम करने वाली शक्ति है तो संयुक्त राष्ट्र इस सत्य और न्याय को कार्यान्वित करने वाली शक्ति है और मेरा निवेदन है कि हममें और संयुक्त राष्ट्र संघ में यही परस्पर संबंध है और हमें इस संबंध को कार्यान्वित करने के लिए मिलकर बिना किसी भय या पक्षपात के काम करने पर बल देना चाहिए। हम सब इन बुनियादी प्रश्नों से परिचित हैं जिन्हें इनसे संबंधित कार्यकारी दल ने अपनी चर्चा में उठाया है और यहाँ मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं तो यहाँ इस बात पर बल देना चाहूँगा कि इस आंदोलन के भीतर ही हम अपने मतभेदों को हल कर लें और अपना सारा ध्यान अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण सुरक्षा परिषद बनाने के प्रश्न पर लगाएं। भौगोलिक दृष्टि से भी और आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी विकासशील देशों को ध्यान मिलना चाहिए और हमारा विचार है कि इस कदम से विकासशील विश्व के सिद्धांतों और प्राथमिकताओं को स्वीकार किया जाएगा और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के मामलों पर अधिक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण अपना सकेगा। हम में से प्रत्येक को जायजा लेना चाहिए कि अपने कामों में हमने कितनी राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है। स्टॉप।